नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एंड द टॉपिक इज इंडिया एंड तालिबान, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। बहुत लोगों ने कोशिश करी है इसको अनफोल्ड करने की, समझने की। एक पहेली की तरह है, इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तालिबान का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अफगानिस्तान में कैसे इन्होंने टेक ओवर किया 2021 में, इंडिया का रिलेशन कैसा रहा है तालिबान के साथ, और इंडिया के लिए क्यों तालिबान मैटर करता है। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी विल ट्राई टू अनकवर इन दिस वीडियो। बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। कहानी के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा तो ये सब चीज़ें आपको मैं समझा पाऊँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में हम सबसे एंड में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, राइट। तो शुरुआत करते हैं। तालिबान एक पश्तून शब्द है। पश्तो शब्द के अंदर जो तालिबान का मतलब है, कोर मतलब है स्टूडेंट्स। ये एक सुन्नी इस्लामिस्ट और एक प्रो पश्तून मूवमेंट थी, जिसकी शुरुआत लगभग 1944 के आसपास हुई। इसमें कुछ फार्मर्स थे, कुछ इस्लामिक क्लरिक्स थे जिन्होंने हिस्सा लिया, और अफगान बैकग्राउंड से थे, कुछ पाकिस्तानी मदरसाज में पढ़ने वाले लोग थे, जो सब मिलके बाद में जाकर तालिबान को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बट इससे पहले आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि तालिबान का बनना, तालिबान की आइडियोलॉजी में इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इनके मेन दो ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर इनकी बात करें तो ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 ऑब्जेक्टिव वाज कि वेस्टर्न इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया जाए और अपने एरियाज़ में से वेस्टर्न ट्रूप्स को, वेस्टर्न लोगों को बाहर निकाला जाए। तो अपने एरिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की हेजेमनी को मेंटेन किया जाए। एक तो ये इनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था, जिस एरिया को अगर ये कंट्रोल कर लें, उस एरिया के अंदर शरिया लॉ मतलब इस्लामिक लॉ की इंप्लीमेंटेशन की जाए। सो दीज टू वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ तालिबान, जिसके आधार के ऊपर ये पूरी की पूरी एक मुहिम या एक मूवमेंट जो है वो शुरू हुई। तालिबान को ठीक से समझने के लिए हमें 1994 में तालिबान के ओरिजिन से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। शायद हमें बात करनी पड़ेगी, शुरुआत हम करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के दौर से। सो इफ़ यू लुक एट वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू होती है, 1945 में ख़त्म होती है। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। 1945 में एक कोल्ड वॉर का एरा शुरू होता है। कोल्ड वॉर के एरा में हम देखते हैं कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक आइडियोलॉजी की लड़ाई शुरू हो जाती है। आइडियोलॉजी की लड़ाई में दुनिया डिवाइड हो जाती है। एक तरफ जो दुनिया है वो कैपिटलिस्ट दुनिया बन जाती है, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट दुनिया बन जाती है। और इसी चक्कर में कई जगहों के अंदर कम्युनिस्ट बैक सरकारें बन जाती हैं, कई जगहों पर कैपिटलिस्ट बैक सरकारें बन जाती हैं। एंड इस सब के बीच में अफगानिस्तान को जानना, अफगानिस्तान को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दौरान कोल्ड वॉर के एरा में अफगानिस्तान के अंदर एक कम्युनिस्ट बैक्ड सरकार का जो गठन हुआ, जिसको सपोर्ट मिल रही थी यूएसएसआर की तरफ से। इस सरकार के अगेंस्ट मुजाहिदीन ने रेजिस्टेंस दिखाई। मुजाहिदीन क्या है? मुजाहिदीन एक ग्रुप था जिसमें इस्लामिक क्लरिक्स थे, ट्राइबल्स थे, जो कि यूएसएसआर की इस बैकिंग के अगेंस्ट थे, कम्युनिस्ट रजीम के अगेंस्ट थे। बट फिर भी अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट सरकार जो थी, हमें वो देखने को मिल रही थी। अफगानिस्तान की ये जो कम्युनिस्ट सरकार थी, इसके अगेंस्ट जैसा मैंने बताया मुजाहिदीन लड़ रहे थे। और मुजाहिदीन को सपोर्ट कौन कर रहा था? मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था यूएसए, पाकिस्तान, यूके जैसी कुछ कंट्रीज। अब यूएसएसआर के पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसे अगर हम देखें उस दौर में, कोल्ड वॉर के एरा में एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाना, एक दूसरे से किसी ना किसी स्फेयर में जीतना बहुत अहम चीज़ थी। जैसे कि जीत चाहे टेक्नोलॉजी की हो, जीत चाहे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की हो, जीत चाहे आइडियोलॉजी की हो। तो यूएसएसआर के लिए बहुत बड़ा धक्का था कि एक कम्युनिस्ट सरकार जिसको यूएसएसआर बैक कर रहा है, उस सरकार के अगेंस्ट मुजाहिदीन लड़ रहा है, और मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है यूएसए, मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान और यूके जैसी अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो यूएसएसआर के पास कोई चॉइस नहीं थी। अपने आप को कोल्ड वॉर में ऊपर दिखाने के लिए, अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, अपनी कम्युनिस्ट क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए यूएसएसआर का रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी था। एंड ऐसा ही हुआ। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दी। इस इन्वेजन का मकसद था अपनी क्लाइंट कम्युनिस्ट स्टेट को सपोर्ट देना, उसको प्रोटेक्ट करना। 1979 में यूएसएसआर ने लगभग 40,000 से ज़्यादा ट्रूप्स भेजे और सोवियत अफगान वॉर वहाँ पे शुरू हो गई। सो 1979 की सोवियत अफगान वॉर जो थी, ये लगभग 10 साल के लिए चली। मतलब 1988-89 तक ये चलती रही। 1988-89 में यूएसएसआर एक तरफ अकेला लड़ रहा था और दूसरी तरफ यूएसए और बाकी सारी कंट्रीज एक संगठन बनाकर यूएसएसआर के अगेंस्ट इस मुहिम को चला रही थी। सो यूएसएसआर ने लगभग 10 साल की इस लड़ाई के अंदर बहुत सारा रिसोर्स गवा बैठा और बहुत सारा पैसा, बहुत सारे ट्रूप्स के, सिविलियंस के एफर्ट्स यहाँ पर लगे इस लड़ाई को सस्टेन करने में। जो पैसा यूएसएसआर में लगना चाहिए था, वही पैसा अफगानिस्तान में लग रहा था। तो वहाँ के लोग भी नाखुश थे और यूएसएसआर भी बहुत ज़्यादा अब सस्टेन नहीं कर पा रहा था। 1988-89 में यूएसएसआर ने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने का फैसला किया। लेकिन इस 10 साल की लड़ाई में लगभग 15,000 से ज़्यादा सोल्जर्स की, जो यूएसएसआर के सोल्जर्स थे, उनकी मौत हो गई। लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा अफगान सिविलियंस की डेथ्स हुई, या बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी फेस करनी पड़ी।
15 मई 1988 को यूएसएसआर ने अपने ट्रूप्स का विड्रॉल शुरू कर दिया एंड इट मार्क्ड द एंड ऑफ सोवियत अफगान वॉर। और इससे यह भी क्लियर हो गया कि सोवियत यूनियन का डिक्लाइन का जो फेज है वो शुरू हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर एरा में दो तीन चीजें हुई। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर देखें तो कोल्ड वॉर का एंड कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गया, जिसमें यूएसए एक विनर की तरह उभरना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ सोवियत अफगान वॉर का भी एंड शुरू हो गया। तो जब यूएस वहां पर अब कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा था, यूएसएसआर वहां से वापस जाने की कोशिश में लगा हुआ था और वो मुहिम शुरू हो चुकी थी। इसी साथ यूएसएसआर के वापस जाने के साथ साथ ही इट ऑल्सो मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अफगान सिविल वॉर। जैसे ही यूएसएसआर वहां से मूव आउट किया, अफगानिस्तान के अंदर एक पावर का वैक्यूम क्रिएट हुआ और पावर के वैक्यूम के ऊपर मैक्सिमम लेजिटिमेसी चाहने के लिए, पाने के लिए, अपने रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए लोकल अफगान जो ग्रुप्स थे उनके बीच में ये एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई। सिविल वॉर का एक्चुअल शुरुआत हम 1992 के आसपास बोल सकते हैं और इस दौरान 5 मेजर ऐसे ग्रुप्स थे जिनके बीच में ये लड़ाई चल रही थी, ये फाइट चल रही थी, ये सिविल वॉर चल रही थी। इनमें से कुछ ग्रुप्स का नाम, जैसे कि जो 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि हज़ब इस्लामी गुलबुद्दीन, जमात इस्लामी, जुनबश ए मिली, इतिहाद ए इस्लामी, हिज़्ब वहदत, ये कुछ 5 ग्रुप्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट बने और इस दौर में आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे। कई बार आपस में अलायंसेस भी कर लेते थे, फिर इन अलायंसेस को एकदम तोड़ भी दिया करते थे। तो मतलब ये जो पीरियड था अफगानिस्तान के लिए, इट वाज फुल ऑफ टर्मोइल। मतलब इस दौरान वॉर जो थी वो अफगानिस्तान के कोने कोने तक फैल चुकी थी। इट एक्सपैंडेड ऑल ओवर अफगानिस्तान। नवंबर 1994 के आसपास आकर एक ग्रुप इमर्ज हुआ, जो ग्रुप इन सब छोटे ग्रुप्स से ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था, ज्यादा बेटर ग्राउंड लेवल के ऊपर सपोर्ट गार्नर कर रहा था, और उस ग्रुप का नाम था तालिबान। ये एक इस्लामिक ग्रुप था जिसने इस दौरान सीन में एंट्री ली और अपने आप को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। दे ग्रेजुअली गेन्ड द अपर हैंड एंड इन सितंबर 1996 दे वर सक्सेसफुली एबल टू कॉन्कर काबुल। तो 1996 के आसपास आकर आप मान सकते हैं कि तालिबान ने अपनी कंट्रोल को बहुत क्लियरली स्टैब्लिश कर लिया अफगानिस्तान के अंदर और अपना अफगानिस्तान के टेरिटरी के ऊपर रूल जो है उसकी शुरुआत कर दी। बट ये जो रूल था ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि इसी बीच 2001 में 9/11 अटैक्स हुए, जिसमें यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ। एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर हाउ दैट सीन वाज। इट वाज अ ड्रेडफुल सिचुएशन फॉर द यूएस। दे नेवर इमेजिन्ड कि उनके अगेंस्ट भी ऐसा कुछ बड़ा अटैक कभी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जाननी है कि ये अटैक कैरी आउट किया गया था अलकायदा के द्वारा, और अलकायदा एक अलाई थी किसकी? तालिबान की। तालिबान वाज गिविंग प्रोटेक्शन टू अलकायदा एंड तालिबान अलाउड अलकायदा टू यूज अफगानिस्तान एज अ बेस टू रिक्रूट, ट्रेन एंड डिप्लॉय टेररिस्ट्स। अमेरिका को यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, तो अमेरिका बार बार तालिबान के ऊपर प्रेशर बनाए हुआ था कि हमें फटाफट से ओसामा बिन लादेन का कंट्रोल दिया जाए, आप उन्हें पकड़ें और हमें हैंड ओवर करें, आप अलकायदा के अगेंस्ट एक वॉर जो है वो वेज करें। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा डिमांड्स रखी इस दौर में, बट तालिबान ऑलवेज रिफ्यूज्ड टू ऑल दीज यूएस डिमांड्स। तो जाहिर सी बात थी कि तालिबान ने बोला कि बिन लादेन को हमने प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन इसलिए है क्योंकि हमारे हॉस्पिटैलिटी के जो पश्तून के हॉस्पिटैलिटी लॉज हैं उस हिसाब से ये प्रोटेक्शन देनी बनती है, इस वजह से हम उनको प्रोटेक्शन देंगे। इस चीज़ को देखते हुए यूएसए ने 2001 में वॉर अगेंस्ट टेरर या फाइट अगेंस्ट टेरर का ऐलान कर दिया कि अब हम दुनिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट लड़ाई शुरू करेंगे। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि यह वही कंट्री है जिसने मुजाहिदीन को फंड भी किया था। तो सवाल बहुत बार उठता है कि क्या यूएसए खुद ही टेररिस्ट ग्रुप्स को बनाने वाला था और बाद में जाके इनके ही अगेंस्ट यूएसए ने अपना स्टांस चेंज कर दिया? चलो ये तो आपके लिए एक फूड फॉर थॉट है। कमिंग बैक टू दिस, 2001 में यूएसए ने फाइट अगेंस्ट टेरर का ऐलान किया और एक बॉम्बिंग कैंपेन शुरू कर दिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और ये बॉम्बिंग कैंपेन लगभग 7 अक्टूबर 2001 के आसपास शुरू हुआ। एंड दिस ऑल्सो मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ यूएस इन्वेजन इनटू अफगानिस्तान। तो आप अफगानिस्तान की फेट देखिए, पहले यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया। जब उनको लगा कि हमें अपनी रिजीम को प्रोटेक्शन देनी है, कम्युनिस्ट रिजीम को, वो अपने हिसाब से आए और अपने हिसाब से जब उनको ठीक लगा वो मूव आउट कर गए। ऐसा ही फिर 2001 में हो गया जब यूएसए ने खुद डिसाइड कर लिया दैट वी विल इन्वेड इनटू अफगानिस्तान। तो यूएसए बिन बुलाए मेहमान अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर गए और 2001 में पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। तो इससे एक बात तो क्लियर थी कि 2001 के इस एरा में जब यूएसए ने एंट्री करी, तालिबान वाज रूलिंग अफगानिस्तान। तो तालिबान के रूल को ओवरथ्रो करके यूएसए ने अपने हेजेमनी वहां पर क्रिएट करने की कोशिश करी, एक डमी सरकार वहां पर इंस्टॉल करी और उसके थ्रू अफगानिस्तान को मैनेज करना शुरू कर दिया। और यहां से भारी मात्रा में यूएसए ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को, अपने मॉडर्न इक्विपमेंट को अफगानिस्तान के अंदर लेकर आना शुरू कर दिया और एक दौर शुरू हो गया जहां पर यूएसए
ने टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई जो है वो फुल थ्रॉटल के ऊपर शुरू कर दी। अब 2001 की हम ये बात कर रहे थे, अब 2001 से मैं सीधा चलता हूं जंप करके 2021 तक। इन लगभग 20 सालों के बीच में लगभग 2 डेकेड्स तक यूएस और तालिबान की लड़ाई चलती रही। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस और तालिबान की इस लड़ाई में अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान में ना तो कभी कोई एजुकेशन पर ध्यान दे पाया, ना ही कोई सोशल ऑर्डर पर ध्यान दे पाया, लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां ही उड़ गई। इन दैट केस अफगानिस्तान का वजूद कहीं ना कहीं एज अ कंट्री खत्म ही हो गया। इस दौर में लगभग 20 साल में यूएसए हैड स्पेंट ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन इन अफगानिस्तान। अफगान के सोल्जर्स को, जिस डमी सरकार को इंस्टॉल किया, उसके सोल्जर्स को ट्रेन भी किया, उनके सोल्जर्स को मॉडर्न इक्विपमेंट भी दिया। एंड 2021 तक इस अफगान फोर्स का नंबर लगभग 3 से 3.5 लाख तक यूएसए ने क्रिएट कर दिया था। और ये क्रिएट क्यों किया? ताकि तालिबान के अगेंस्ट अफगान सोल्जर्स खुद ही जो है लड़ाई को कैरी आउट कर लें। बट बहुत बार इसके ऊपर सवाल उठता है कि अफगान सोल्जर जबकि 3 लाख नंबर पे थे, तब भी ये 50 से 80 हजार तालिबान के सोल्जर्स को डिफीट क्यों नहीं कर पा रहे थे? इस सवाल का जवाब बहुत जगह पर दिया गया है और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक कार्टर नाम के एक फॉर्मर सीनियर एडवाइजर हैं टू द चेयरमैन ऑफ यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, बड़े एक अहम ओहदे के इंसान हैं। इन्होंने बोला था कि अफगान जो फोर्सेस थी, इनके बीच ना तो कोऑर्डिनेशन थी, एंड दे ऑल्सो वर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर मोरल। मतलब बहुत नेगेटिव माहौल इनके अंदर आ चुका था, लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही थी, लड़ने का किसी का मूड नहीं था। इन दैट केस कोऑर्डिनेशन बन नहीं पा रही थी। एट द सेम टाइम तालिबान वॉज कंसिडरिंग दिस वॉर एज अ वेरी सीरियस मैटर टू देयर प्राइड, टू देयर रिलीजन। कहीं ना कहीं तालिबान के लिए ये लड़ाई नहीं थी, ये उनकी वर्शिप थी। एंड इस बीच तालिबान हैड कंट्रोल्ड द इंटायर ओपियम बेल्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर गए, ये साउथ अफगानिस्तान के आसपास आकर अपने रीजन को कंट्रोल में लेकर आए। ओपियम बेल्ट वहाँ पर बहुत बेटर तरीके से इन्होंने मैनेज करी, विच बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ देयर फंडिंग। इस सब के चलते चलते पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी इन्होंने बड़े अच्छे रिलेशंस क्रिएट कर लिए और बाकी मिडल ईस्ट के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ भी एक अच्छे रिलेशंस इन्होंने मेंटेन कर लिए इस दौरान। इसके अलावा पाकिस्तान में भी लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा अफगान लोग जो थे वो मूव कर चुके थे। दुरन लाइन बहुत प्रॉपरली मैनेज तो कभी थी नहीं। इवन आज भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की दुरन लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो 2 मिलियन अफगान जो अब पाकिस्तान में रहना शुरू कर चुके थे, तालिबान को रेगुलर रिक्रूटमेंट पाकिस्तान के एरियाज में से भी मिल रही थी। तो यूएसए के लिए एक ऑल आउट डिफीट तालिबान की कर देना बहुत मुश्किल हो चुका था एंड ये फाइट कभी खत्म ही नहीं होने को आ रही थी। शुक्र है कि 2020 में जब ट्रंप रेजीम आया, फर्स्ट रेजीम ऑफ ट्रंप एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान के साथ बातचीत करनी शुरू करी और 2020 में यूएसए ने डिसाइड किया कि बहुत समय हो चुका है, वी हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, द वॉर इज नॉट लीडिंग टू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। ओसामा बिन लादेन को पहले ही पकड़ चुके थे, तो जो एक ओवरऑल फाइट अगेंस्ट टेरर थी उसको खत्म करने की कोशिश ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने करी। और इस एग्रीमेंट में, इस डिस्कशन में जो कि कतर में डील हुई, इस कतर की डील में यूएसए ने विड्रॉल के लिए एग्री कर लिया। सो 2020 में ये एग्रीमेंट हुआ और सितंबर 2021 में यूएस के सारे सोल्जर्स अफगानिस्तान से मूव आउट कर चुके थे एंड दैट बिकेम द ईयर जहां पर तालिबान ने वापस से अफगानिस्तान को रूल करना शुरू कर दिया। तो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया हो चुका है कि तालिबान की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसमें यूएसएसआर का पॉइंट जुड़ता है, कैसे यूएसए की कहानी इसमें जुड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया और अफगानिस्तान के लिए तालिबान का होना मैटर करता है। अब बात करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच के रिलेशंस के ऊपर। इंडिया और अफगानिस्तान, जैसा आप जानते हैं कि शुरू से ही बड़े क्लोज रहे हैं, हिस्टोरिकली क्लोज टाइज हमारे रहे हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत क्लोज रहा है। अगर हम बात करें ब्रिटिश टाइम्स की, तो ब्रिटिश टाइम्स के ऊपर भी ब्रिटिशर्स वर कंट्रोलिंग ऑल दी एरिया टिल पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ तो हम तब भी नेबर्स थे। उस नेबर्स के होने के बाद भी कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग क्यों हो गए? बिकॉज बॉलीवुड एंटर्ड, क्रिकेट एंटर्ड। तो इन सब कारणों से अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस हमेशा एक सॉफ्ट पावर में बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया एक लौती साउथ एशियन कंट्री थी जिसने सोवियत बैक्ड अफगान गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज किया था 1980s में। बट फिर सिविल वॉर शुरू होने के बाद ऑब्वियसली वो रिलेशंस हमारे खत्म हो गए। शायदा मोहम्मद अब्दाली, जो कि एक फॉर्मर अफगान एम्बेसडर थे इंडिया के, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इंडिया रीजनली एक बहुत बड़ा डोनर है अफगानिस्तान का, 5th लार्जेस्ट डोनर ग्लोबली एंड रीजनल डोनर इज द बिगेस्ट विच इज इंडिया।
इंडिया ने आज तक लगभग $3 बिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड करी है अफगानिस्तान को। लगभग 200 से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स वहां पर बनाए हैं। 1000 स्कॉलरशिप्स वहां पर लगभग अनाउंस करी हैं। 20,000 से ज्यादा अफगान बच्चे हमारे यहां पर आकर पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया ने करी हैं, जैसे कि सलमा डैम को बनाना, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी विच हेल्प द लोकल पीपल ऑफ अफगानिस्तान। जरंज दिलाराम हाईवे, ये भी बहुत अहम प्रोजेक्ट था जो इंडिया ने फंड किया। 2011 में इंडिया और अफगानिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी साइन किया, विच अगेन वाज अ मेजर बूस्ट फॉर बोथ द कंट्रीज। 2021 में भी जब तालिबान वापस रूल में आया, तब भी कतर के अंदर ऑफिशियल्स ने कुछ रिवील किया कि इंडियन डेलीगेशन ने एक बैकडोर मीटिंग करी तालिबान लोगों के साथ। मतलब इंडिया ने हालांकि क्लियरली लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया तालिबान की, बट बैकडोर मीटिंग्स तब भी हमने रखी। अगर मैं 2024 की भी बात करूं, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कारण है कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की जो मीटिंग हुई है अभी विद दी तालिबान डेलीगेशन, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे हमें समझ में आता है कि इंडिया के लिए अफगानिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए तालिबान कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडिया अफगानिस्तान की बात करूं, इंपॉर्टेंस में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर्स यहां पर नहीं है, ये हमारी रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रूशल है। इंडिया चाहता है कि वहां पर स्टेबिलिटी हो ताकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वहां पर इंडिया अपने प्रोटेक्ट कर सके। इंडिया ने अफगान नेशनल आर्मी को भी ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा अगर मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, अगर कल को इंडिया के रिलेशंस तालिबान के साथ अच्छे नहीं चलते और अगर पाकिस्तान उस रिलेशन को एक्सप्लॉइट कर ले और तालिबान के साथ मिलकर कोई एंटी इंडिया कैंपेन शुरू कर दे, तो इंडिया के लिए तो वो बहुत सीरियस थ्रेट हो सकता है। इसका मतलब इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो तालिबान के साथ एंगेज करे, उनकी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करे, बिना एक्सेप्ट करे ना करे, दैट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। इंपॉर्टेंट ये है कि तालिबान के साथ रिलेशंस बने रहें, क्योंकि अगर इंडिया नहीं बना रहा, एट द सेम टाइम चाइना इज मेंटेनिंग रिलेशंस, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू समहाउ मेंटेन रिलेशंस, हालांकि वहां पर सिचुएशंस काफी खराब हैं, तो इंडिया के लिए एक परफेक्ट रेसिपी बनती है कि इंडिया तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को डीप करे, गहराई तक लेके जाए, एंगेजमेंट्स करे और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अपने प्रोटेक्ट करते चले। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ इंडिया तालिबान की पूरी बैकग्राउंड का आपको आइडिया हो गया होगा। आपको सारी वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस सब्जेक्ट के अराउंड जरूरी है जाननी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर गया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड और सारी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, दिस इज दीक्षांत शर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।